जैन साथियों, देखिए आपका पिछले क्लास में आपको हम एनसीईआरटी का साइंस का एक सीरीज स्टार्ट किए थे जो क्लास 6 से लेकर 12 तक आपका एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज प्रश्न है। और ये आपको बता दें, ये आपका दृष्टि आईएएस का ये बुक है, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन बुक है क्योंकि इसमें देखिए आपका सभी क्लास के आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपका क्लास 6 है, जिसका भी आपका जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर को आपका क्वेश्चन इसमें दिया गया है। और आपको पिछले क्लास में आपका स्टार्ट किए थे क्लास 6 से, ठीक है। और आपका चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक आपको पिछले क्लास में हम हल किए थे, ठीक है। और आज आपको हम चैप्टर नंबर 6 आके आगे आपको क्वेश्चन को हल करवाएंगे। और आप देखिए इस क्लास को जरूर देखिए, यदि आपका साइंस को मजबूत करना है ना तो इस क्लास को देखिए, क्योंकि साइंस का जो अभी आपका क्वेश्चन किसी भी एग्जाम पूछ रहे हैं वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए आपका इस सीरीज को आप बनाइए और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेंगे, ये पक्का है, ठीक है। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए आपका चैप्टर नंबर 6 है, ये क्लास 6 का है, ठीक है। क्लास 6 का आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 से, और चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका है कि औजारों में लोहे के फलकों से बने बले में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के बले वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से बले में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है। देखिए जब इसको हम गर्म करते हैं क्या होता है, उसका आकार जो है क्या होता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, उसका आकार बढ़ जाता है। और आप पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, तापमान बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, चाहे आपका लंबाई हो लंबाई बढ़ेगा, ठीक है। क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो आप पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। इसी के अनुसार थर्मल एक्सपेंशन के कारण ही उसका आकार क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, ठीक है, क्या दिया है। देखिए क्या कर रहे हैं व्याख्या में कि औजारों में लोहे के फलक के एक ब्ले होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। आप देखे होंगे साधारणतः इस ब्ले का आवाम लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को ब्ले में फंसाने के लिए ब्ले को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है, यानी फैल जाता है, ठीक है। ये फैलता क्यों है, तो थर्मल एक्सपेंशन के कारण फैल जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित यानी रिवर्स्ड किए जा सकते हैं। कौन सा परिवर्तन को हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी इसको अपने भाषा में कहा जाए तो उसको हम कह सकते हैं कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। क्योंकि भौतिक परिवर्तन आप उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए आपका कागज का जलना, क्या कागज जल जाएगा तो उससे हम फिर कागज बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो ये आपका नहीं होगा। सेकेंड आपका दूध का दही बनना, क्या दूध से दही बन जाएगा तो उसको हम फिर दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं होगा। नमक का पानी में घुलना, देखिए नमक को आप पानी में घोल दीजिए और पानी को जब आप उबालेंगे तो नमक आपका पानी से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है, ये हम प्राप्त कर सकते हैं, 3 होगा। 4 है कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना, ये आपका हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपका 4 होगा। देखिए बर्तन को मतलब मिट्टी को जब पका देंगे तब तो आपको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन कांचे रहेगा तो उसको बदल सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन को अकॉर्डिंग देखिए तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 और 4 आपका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। जैसे कागज का जलना, दूध का दही बनना, ये परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जबकि नमक का पानी में घुलना और कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर से बर्तन में बदलना उत्क्रमित किए जा सकते हैं, ठीक है। परंतु कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन को भट्ठी में सेकने के बाद परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अभी आपको बताए थे यदि आपका कुम्हार द्वारा जो बर्तन है वो उसको पका देंगे तो वो आपका उसको उल्टा हम नहीं कर सकते, ठीक है। यानी उस बर्तन से हम फिर मिट्टी नहीं बना सकते। लेकिन यदि आपका जैसे मिट्टी से मूर्ति बनाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, मूर्ति को गला कर हम फिर मिट्टी बना सकते हैं, ठीक है। तो उत्क्रमित तभी होगा जब वो आपका मिट्टी का ही फॉर्म रहेगा, ठीक है। जब उसको भट्टी में पका देंगे तब उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर बताए थे कि 4 जो है आपका ये इस केस में नहीं होगा जब वो बर्तन में परिवर्तित हो जाएंगे, पक्की हुई बर्तन में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, आपका चैप्टर नेक्स्ट है, चैप्टर आपका 7 है। चैप्टर का नाम है पौधे को
जानिए। ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 है, पौधे को जानिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। पुष्प के विभिन्न भागों में कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पुष्प में जो है बाह्य दल होते हैं, पखुड़ी होते हैं, ठीक है, पुंकेसर भी होते हैं, स्त्री केसर भी होते हैं, मूलाकुर ये नहीं होते हैं। ठीक है, 5 जो आपका है ना, ये आपका पुष्प का भाग नहीं है, तो ऑप्शन आपका 5 हो जाएगा, केवल ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 5। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, व्याख्या देखते हैं। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर पुष्प के विभिन्न भाग है। पराकोश और तंतु पुंकेसर के भाग है, जबकि वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजानंद ये स्त्री केसर का भाग है। ये भी ध्यान रखिएगा, स्त्री केसर का भाग कौन सा है, तो वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजानंद। ठीक है, बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलाकुर से निकलता है उसे हम जड़ कहते हैं। ठीक है, अतः मूलाकुर बीज से संबंधित है। ठीक है, मूलाकुर जो है वो बीज से संबंधित है। और यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि पुष्प के विभिन्न भाग पूछ रहा था। ठीक है, इसीलिए आपका ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन, आपका सेकेंड है क्वेश्चन का आपका कि पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, आपको पहले भी बताए थे, जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलता है सही नहीं है तो क्या कीजिए, सही नहीं को काट करके क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है सीधे बोल सकते हैं। ठीक है, सही नहीं है, इससे अच्छा कौन सा गलत है। पहला आपका है कि पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है और ये जलिका रूपी अथवा समांतर हो जाते हैं, सही है। सेकेंड है कि पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं, ये भी सही है। पत्तियां सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित करती है, ये भी सही है। 4 है कि पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करते हैं, ये गलत है। देखिए, पत्तियां जो है ना, ये जो जलवाष्प का प्रयोग नहीं करता है, ये आपका पेड़ के जड़ से जल को सोखते हैं, इसी का यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका डी जो है वो आपका गलत है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। करा क्या कि ABC सही है परंतु डी गलत है। क्यों है, क्योंकि पत्तियां वायुमंडल से जल वाष्प ग्रहण नहीं करती है, बल्कि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में जल वाष्प को वायुमंडल में निष्कासित करती है। ठीक है, आगे बताएगा क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कर आपका तने दो तरफा मार्ग का काम करते हैं। तने दो तरफा मार्ग का काम करते हैं। तने के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला आपका है कि तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि पत्तियों द्वारा बना भोजन तने से होकर ही पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है, यह भी सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तना उपयुक्त दोनों कार्य संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तने अनेक प्रकार के होते हैं, ये कठोर, मुलायम, कमजोर हो सकते हैं। वृक्षों के तने कठोर होते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, ये भूमि पर फैल जाते हैं और इन्हें विपर्सी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे आरोही कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का 4 है। क्वेश्चन का है कि जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका है कि जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थ का अवशोषण करती है और पौधे के मिट्टी में दृढ़ता में जमाए रखती है, बिल्कुल सही है। सेकेंड आपका है कि जलिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ रेशेदार होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ मसूले जड़ होती है, ये आपका गलत है, उल्टा लिखा है। ठीक है, तो केवल आपका ए सही है, केवल आपका ए सही है। चलिए देखते हैं, आपका सॉरी केवल 1 सही है, ऑप्शन ए होगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्यों ये आपका सेकेंड गलत है। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि 1 सही है जबकि 2 गलत है। क्यों है, क्योंकि जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मुसल्ला जड़ और रेशेदार जड़। ठीक है, देखिए जलिका रूपी शिराएं विनाश युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मुसल्ला जड़ होती है, जबकि समांतर शिरा विनाश वाले युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा था, यहाँ पर इसका उल्टा यहाँ पर लिखा गया था। ठीक है, ये आपका गलत क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिखा, जलिका रूपी शिराएं विनाश युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ रेशेदार होती नहीं, रेशेदार नहीं होते हैं, क्या होते हैं,
मसूला जड़ें होती हैं। यानी इसका जो होना चाहिए ये आपका इसमें लिख दिया है, इसका जो होना चाहिए यहाँ लिख दिया, यानी ये आपका उल्टा लिखा था, इसलिए आपका ये सेकेंड गलत है। चलिए आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन अगर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है, कारण इसमें कौन जड़ नहीं है। देखिए गाजर क्या है, जड़ है। मूली क्या है, जड़ है। सजलम क्या है, जड़ है। लेकिन आलू क्या है, आलू जड़ नहीं है, यह तना है। ठीक है, आलू क्या है, आलू आपका जड़ नहीं है, तना है। आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद ये सब क्या है, जड़ें हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 6 है। ठीक है, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। ये आपको पता होगा क्या क्या आवश्यक है। तो क्लोरोफिल होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है। ठीक है, और आपका क्लोरोफिल होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड होना आवश्यक है। ऑक्सीजन नहीं, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलते हैं, ये आवश्यक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ठीक है, और आपका जल की आवश्यकता है और प्रकाश की आवश्यकता है। तो 1 2 4 5 होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा 1 2 4 5। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है और इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है, आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन निकलते हैं, इसीलिए हम लोग सांस यहीं से लेते हैं। ठीक है, पत्तियां द्वारा संश्लेषित भोजन अतः पौधे के विभिन्न भागों में मंड के रूप में संग्रहित हो जाती है। ठीक है, स्टार्च के रूप में। आगे बढ़ते आपका अगला चैप्टर है, चैप्टर आपका 8 है। ठीक है, क्लास 6 का ये आपका चैप्टर नंबर 8 है, शरीर में गति। चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या दिया है, इसमें आपको दिया है मिलान चिन्ह। ठीक है, आपको मिलान करना है। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी आपका एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसको आप हमको मैच करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ क्या करना है, आपको मैच करना है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि पूरा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका क्या है, धुराग संधि। ठीक है, धुराग संधि। तो आपका एक है क्या होगा, इसका आपको जगह ऑफ एक और 2 हो जाएगा, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि। ठीक है, फिर आपका है अचल संधि यानी फिक्स्ड ज्वाइंट। तो फिक्स ज्वाइंट कहाँ होता है, तो आपका जो फिक्स ज्वाइंट गति नहीं करने देता है। ठीक है, तो गति न करने वाली संधि आपका होगा अचल संधि। ठीक है, फिर आपका है कंदुक खलिका संधि। ठीक है, इसका आपको हो जाएगा सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि, आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका हिंज संधि है, तो हिंज क्या करते हैं, इसका आपका हो जाएगा एक ही दिशा में गति प्रदान करने वाले संधि। ठीक है, तो देखा जाए आपका क्या होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 4 1 3। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ चलिए देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं अस्थि और उपास्थि। अस्थि और उपास्थि कंकाल बनाते हैं और कंकाल शरीर को आकृति देता है और चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों को सुरक्षा करता है। ठीक है, मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष के अस्थि, कंध के श्रोणि, मेखला और हाथ पांव की अस्थियां से बनता है। ठीक है, मानव कंकाल की कई अस्थियां होती हैं, चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग संधि कहते हैं। ठीक है, धुराग संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के रूप में घूमती है। अगला है अस्थियों के बीच कुछ संधियां ऐसी भी है जो गति नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी हिल नहीं सकती, ये उसको कहते हैं अचल संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका ऊपरी कपाल और कपाल के मध्य अचल संधि होता है, सॉरी ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य अचल संधि होते हैं। अगला है कदुक खलिक का संधि। ठीक है, तो ये कंधे और कुल्हे की संधियां हैं, ये सभी दिशा में गति करते हैं। फिर आपका है हिंज संधि, ये कोहनी और घुटने की संधियां होती है, यह एक ही दिशा में गति प्रदान करते हैं। ठीक है, और आपका है कि कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं है, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उसे उपास्थि कहते हैं। ठीक है, उपास्थि का उदाहरण देख लीजिए, जैसे आपका है कान की अस्थि, शरीर के संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और करें कौन सा कथन सही है।
देखते हैं। पहला आपका है कि संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर और मोटी हो जाती है और यह अस्थि को खींचती है। बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि पेशियों की जड़ें एक साथ सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करता है। ये गलत है। आपका जगह ऑप्शन ए केवल 1 होगा। 2 गलत क्यों है, चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखिए कह रहा है 1 सही है परंतु 2 गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है और वह धक्का नहीं दे सकती है। और यही क्वेश्चन आपका लग रहा है मुझे बीपीएससी एग्जाम में आया था, ठीक है, एक पॉइंट में आया था, 1 लाइनर क्वेश्चन आया था, ठीक है। पेशी केवल खींच सकती है, धक्का नहीं दे सकती है। पेशियों के जोड़े के एक समांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियां गति करती है, न कि एक साथ सिकुड़ने और फैलने से, ठीक है। इसलिए आपका 2 जो है वो गलत था, ठीक है। चलिए और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब 2 पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है और युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अगला पॉइंट है कि अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपने पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है, ठीक है। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन आपका है कि केंचुए की शरीर की रचना उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर आपको क्या है, सही नहीं है यानी कौन सा कार्य गलत है, ठीक है। सही नहीं है मतलब गलत है, ठीक है। आपका फर्स्ट है केंचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण और असंख्य होती है। यही आपका गलत है, ठीक है। ध्यान रखिएगा केंचुए में जो है वो अस्थियां नहीं होती है, उसमें केवल पेशियां होती है, ठीक है। इसलिए आपका फर्स्ट गलत है। सेकेंड आपका कह रहा है केंचुए में गति शरीर के पेशियों के बारी बारी से विस्तारित एवं संकुचन से होता है। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन ए ही होगा, जो आपका गलत है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है कि केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती है परंतु इसमें पेशियां होती है। ये पेशियां उसके शरीर के घटने में संकुचन और बढ़ने यानी विस्तारण में सहायक होती है। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ये केंचुआ गति करता है, अतः आपका ए जो है वो गलत है, बाकी सही है, ठीक है। और भी देख लेते हैं हम कि केंचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक शुष्क मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं और इसके शरीर में कुछ चिकने पदार्थ होते हैं और ये भी उसके चलने में सहायक होते हैं। अगला पॉइंट है कि केंचुए अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाते हैं और उनका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकालती है और केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, जिसमें पौधे को फायदा मिलता है और इसीलिए केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन का आपका कि केंचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि केंचुआ जो है वो त्वचा के द्वारा सांस शोषण करते हैं, ठीक है, यानी सांस लेते हैं। केंचुआ जो है वो त्वचा के द्वारा शोषण करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका है कि घोंघा का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। बिल्कुल सही है। सेकंड का आपका घोंघे की पेशीय पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। यह भी आपका सही है। अगला आपका कह रहा है कि यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है और इससे भी उसमें उसे चलने में सहायता मिलती है। ये आपका गलत है। केवल आपका 1 और 2 सही है। केवल आपका 1 और 2 सही है। थर्ड आपका गलत है। क्यों गलत है, चलिए देखते हैं। व्याख्या देखते हैं कि घोंघे का कवच इसका बाह्य कंकाल है परंतु यह अस्थियों का नहीं बना है। यह कवच एक एकल सिंगल यूनिट होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है, ठीक है। जबकि थर्ड में क्या करता है, वो सहायता करता है, इसलिए आपका गलत था, ठीक है। और यह घोंघे के साथ खींचता जाता है, ठीक है, इसलिए आपका थर्ड गलत है। घोंघे के पाद यानी पैर एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों से बने होते हैं और घोंघा अपने उन्हीं पेशियों पाद की सहायता से चलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आपका 6 है, ठीक है, क्वेश्चन आपका 6 है। और इसमें क्या करना है आपको, मैच द कॉलम है, उसको आपको कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 को मिलान करना है, ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलान करना है, थोड़ा सा उसको, ठीक है। अब देखिए क्या आपका ए में है तिल चट्टा, ठीक है, तिल चट्टा है, उसको मिलान करना है। तो ए का क्या होगा, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है, तो ए का होना चाहिए आपका थर्ड, ठीक है, ए का क्या होगा, थर्ड होगा। फिर आपका क्या है, पक्षी, पक्षी बी का क्या होगा, तो उसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, तो पक्षी का आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर आपका है मछली, मछली है तो आपका क्या होगा, मछली, तो मछली इसका शरीर धारा रेखीय होता है, बिल्कुल सही है, 2 हो जाएगा। फिर आपका सर्प है तो इसका शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है, तो आपका डी का 4 हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 1 2 4 ऑप्शन ए होगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्या व्याख्या दिया है, ठीक है। तिलचट्टे का शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधिया द्वारा बनता है, जिसके कारण से गति संभव हो पाती है। तिलचट्टे में उपस्थित विशिष्ट पेशियां चलने और उड़ने में उसकी सहायता करती है। और पॉइंट देखते हैं, पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि मछली एक सिर और पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतले एवं नकुले होते हैं। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय कहलाती है। मछली शरीर के दोनों ओर एकांत क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। अगला है, सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर के पेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती है। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, वही था आपको वहां पर पॉइंट, ठीक है, और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण से सर्प बहुत तेजी से गति से आगे की ओर बढ़ता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता है, अर्थात सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयकार गति करता हुआ आगे फिसलता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते, आपका चैप्टर नंबर आपका 9 है, ठीक है, चैप्टर 9 है किसका, क्लास 6 का चैप्टर 9 है, सजीव एवं उनका परिवेश। देखते हैं, पहला आपका क्वेश्चन है सजीव एवं उनका परिवेश। पहला क्वेश्चन आपका है कि पौधे और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं, पहला है कि पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के अनुकूल बनाते हैं, उसे अनुकूलन कहलाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है कि मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिन बाद वह सहज हो जाते हैं, ठीक है, यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। ये तो मुझे गलत लगता है, आपका केवल ए होगा, यानी केवल आपका 1 सही है। चलिए देखते हैं आपका सेकंड क्यों गलत है, ये भी हम देख लेते हैं। या तक क्या कर आपका कि मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक सजीव के शरीर में होने वाले ये छोटे छोटे परिवर्तन को पर्यानुकूलन कहते हैं, ठीक है, उसे अनुकूलन नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पर्यानुकूलन कहते हैं, ठीक है। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में वे अनुकूलन से भिन्न है, ठीक है, उसको अनुकूलन नहीं कहते हैं, उसे पर्यानुकूलन कहते हैं, ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। आगे आपको बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है, ठीक है, क्वेश्चन आपका सेकेंड है, 1 मिनट। क्वेश्चन का सेकेंड है कि किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका एक बार बीपीएससी में आया था, सिर्फ यहीं से इतना ही पॉइंट है ना, यहाँ से देखिए किसी सजीव का परिवेश जिसमें वो रहता है उसे आवास कहते हैं। तो वैसे ही प्रश्न आपका आया था बीपीएससी में, मुझे याद है शायद 67वीं या 68वीं में होगा, कि वैसा परिवेश जहाँ पर सजीव जीव रहते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको हम आवास कहते हैं, ऐसा ऑप्शन था, ठीक है। तो ये पॉइंट से ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो हो सकता है आपका यहाँ पर कि जो आपका क्वेश्चन है सेकेंड, उससे आपका 4-5 क्वेश्चन बन जाए, 5-6 क्वेश्चन आपको बन जाए, ठीक है। तो आप ये मत देखिए कि इसका आंसर क्या है, बस आंसर देख लिए आगे बढ़ गए, इसको हम पढ़ाई नहीं कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझा रहे हैं, यहाँ से आपका
एक क्वेश्चन से हो सकता है आपका एग्जाम में 5-6 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। आपको बता दे इतना ही में आपका क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी, ठीक है। आप जाकर देखिए क्वेश्चन बैंक में इतना ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछा था, आगे पॉइंट से और भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि किसी सजीव का परिवेश जिसमें वो रहता है उसे आवास कहलाते हैं। आवासों में विभिन्न घटकों उपस्थित होते हैं। उन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन सही है। अब कह रहा है इस आवास के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। आपका पहला है कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव यानी पौधे और जंतु उसके जैव घटक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसे अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक है। आप जानते हैं जो निर्जीव वस्तुएं क्या है, अजैव घटक है, ये भी सही है। थर्ड है कि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा जैसे ऊर्जा घटक उन दोनों घटकों में से किसी में सम्मिलित नहीं होते, ये गलत है, ठीक है, ये आपका गलत है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या, देखते हैं क्यों आपका ये गलत है। 1, 2 सही है, 3 गलत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश आवास के एक अजैव घटक है, निर्जीवित अजैव घटक होगा, ठीक है। और इन्हें कभी कभी ऊर्जा घटक के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन आपका थर्ड है कि ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है, उसके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ऊंट के बारे में आपको बताना है, अनुकूलन के बारे में, ठीक है। कौन सा कथन सही है। पहला आपका है कि उनके पैर लंबे होते हैं जिसको उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि उसमें मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है और तथा मल सूक्ष्म होता है, ये भी सही है। थर्ड है कि उसको पसीना नहीं आती है, लगभग नहीं आती है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों आपका सही है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है। क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आगे देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है। और कह रहा है उपयुक्त में से किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, ठीक है। और करा विचार करना है और किसका शरीर करा धारा रेखीय नहीं होता है। चलिए हम देख लेते हैं। आपको पहले हम देख चुके हैं कि मछली का जो शरीर होता है क्या होता है, धारा रेखीय होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ करा किसका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है, तो आपका जगह स्क्विड और ऑक्टोपस ये दोनों जो है इसका शरीर आपका धारा रेखीय नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 2 और 3, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा हो सकता है आपका कि बैकग्राउंड में थोड़ा शोरगुल आपको सुनाई देता हो, ठीक है। मार्केट में ऐसे ही होता है, मार्केट में क्या होता है ना कि आप इतना शोरगुल थोड़ा सा आते रहता है, ठीक है। बहुत कोशिश करते हैं कि शोरगुल ना हो, लेकिन फिर भी बच्चे लोग जो है जो गली में जो है सड़क पर वो खेलता है, ठीक है। तो इतना आप जान लीजिए कि शहर में थोड़ा सा शोरगुल होगा ही, उसको आप इग्नोर करके चलिए, मैनेज कीजिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करते हैं कि शोरगुल आता है, तो हम कितना भी कोशिश करते हैं शोरगुल ना हो, तो ये तो मेरे हाथ में नहीं है, बच्चे को जाकर मारेंगे या कुछ करेंगे, मेरा बच्चा तो है नहीं, ठीक है। तो वो सब रोड गली में खेलता है, मार्केट में खेलने का जगह भी नहीं मिलता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा यदि शोरगुल होता होगा तो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, 2 और 3, ठीक है। देखिए मछली का शरीर धारा रेखीय होता है या मछली को पानी में गति करने में सहायक होता है, ठीक है। मछली का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है, ये सल्क मछली को सुरक्षा प्रदान करते हैं, साथ ही जल में सुगम गति में सहायक होते हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतु का शरीर में धारा रेखीय होता है, परंतु स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता है, और ये जब ये जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेती है। धारा रेखीय नहीं होती है, लेकिन जब जल में वो चलती है तो धारा रेखीय बना लेती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किस में शोषण के लिए गिल यानी क्लोम नहीं होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्टोपस में क्लोम होते हैं, लेकिन आपका व्हेल और डॉल्फिन में क्लोम नहीं होते यानी गिल नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी होगा, 2 और 3 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। आपका देखिए
करें जल में शोषण के लिए ऑक्टोपस के शरीर में गिल यानी क्लोम होते हैं और गिल स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नसा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं और ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका व्हेल और डॉल्फिन में क्लोम नहीं होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन का है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस में होता है। ठीक है, तो आपका ध्यान रखें तने में होता है। ठीक है, नागफनी पौधे में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, तने में होता है। चलिए व्याख्या देखते हैं। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है मरुस्थलीय पौधे वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधे में पत्तियों या तो अनुपस्थित होती है अथवा बहुत छोटी होती है। कुछ पौधे में पत्तियां कांटे के रूप में ले लेती है और इससे पत्ती में होने वाले वाष्प उत्सर्जन से होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। अगला पॉइंट है, नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इनका तना होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तना में ही होता है। तो ध्यान रखिएगा, नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं वो तना में ही होते हैं। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिसमें पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे में की जड़ जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन का है कि पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है और इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए, अगर क्या करती है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑक्सीजन का उपयोग करती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। ठीक है, क्या कह रहा है, पौधे की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती है और इस प्रक्रिया में अगले चरण में पत्तियां द्वारा निम्नलिखित क्या होता है, तो पत्तियां द्वारा क्या ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पौधे की श्वसन क्रिया में गैस का आदान प्रदान मुख्यतः उनके पत्तियों द्वारा होता है। ये भी ध्यान रखना है, पौधे में श्वसन क्रिया कहाँ होती है, पत्तियों द्वारा होती है। ठीक है, पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों यानी स्ट्रोमा द्वारा वायु को अंदर लेती है। ये भी ध्यान रखना, पत्तियां रंध्रों के द्वारा वायु को अंदर लेती है और ऑक्सीजन का उपयोग करती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, श्वसन के द्वारा। ठीक है, फिर आपका है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायु की कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे केवल दिन के समय ही भोजन बनाते हैं जबकि श्वसन की क्रिया दिन और रात दोनों में नियंत्रण चलती है। ये बात का ध्यान रखिएगा, श्वसन देखिए, पौधे के श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों अलग अलग क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन श्वसन में क्या करते हैं, श्वसन में पौधे जो है वो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो प्रकाश संश्लेषण है वो केवल दिन में होते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जबकि श्वसन जो है वो दिन रात दोनों में चलती है। ठीक है, वो भी ध्यान रखिएगा। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा शोषण में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस में शोषण प्रक्रिया संपन्न होती है। निम्न में से किस में कर रहा है, शोषण प्रक्रिया संपन्न होती है, तो पौधे में भी होती है, जीव में होती है, बीज में भी होती है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा 1, 2 एंड 3। चलिए व्याख्या देखते हैं। श्वसन जो है सभी सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। यह सभी सजीवों के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्रहण किए गए भोजन से श्वसन के द्वारा ही शरीर में ऊर्जा मिलती है। सॉरी, थोड़ा सा शोरगुल होता होगा, इसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि देखिए शहर में जो है ना, वहाँ पर आपको गली में बच्चा लोग खेलते रहता है, आवाज़ थोड़ा सा आते रहता है। हम कोशिश करते हैं कि आवाज़ ना आए, लेकिन क्या करें हम, वह जो बच्चा है वो रोड पे ही खेलता है। आप पता है, आपको मार्केट में जगह मिलता नहीं बच्चे खेलने के लिए, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि शोरगुल आता होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम माफ कीजिएगा।
ठीक है। आपको इसको थोड़ा सा मैनेज करके चलना होगा, ठीक है। इसको इग्नोर कीजिए और क्लास को आप कंटिन्यू देखिए, ठीक है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, आपको शोरगुल सुनाई नहीं देगा, ठीक है। आपका अगला पॉइंट है कि पौधे एवं जीवों के समान ही बीज में भी शोषण होता है। उदाहरण के रूप में गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है, यह गर्मी बीजों के शोषण के कारण उत्पन्न होती है। अगला है कि बीजों में शोषण की क्रिया उस समय भी चलती है जब अन्य जैव प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था, देख लिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि उपयुक्त में से कौन से सजीव यानी जंतु और पौधे दोनों के लक्षणों में सम्मिलित है, यानी कौन से कह रहा है सजीव के लक्षण सम्मिलित है। जो आपको दिया है ना, इसमें बताना आपको किस में सजीव का लक्षण है। जो सांस लेंगे वो क्या सजीव होंगे। उत्सर्जन किस में होता है, सजीव में होता है। सॉरी क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कर आपका निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कर आपका कि उपयुक्त में से कौन से सजीवों के लक्षण में सम्मिलित है, यानी कह सजीव में कौन कौन से लक्षण होते हैं। चलिए देख लेते हैं। आपका 1 में उत्सर्जन बिल्कुल होता है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया ये भी होता है। प्रजनन ये भी होता है। ये क्या है सजीव के लक्षण है, ठीक है। अब चलिए इसका आंसर देखते क्या होगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 तीनों होगा। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या कर रहा है। तो बाह्य वातावरण में होने वाली कुछ परिवर्तन जैसे कांटे चुभना, तेज प्रकाश, प्रिय व्यंजन इत्यादि को उद्दीपन करते हैं, ठीक है। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देती है। जैसे छुई मुई के पौधे की पत्तियां छूने से अचानक मुरझा जाती है, यह पौधे में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। आगे कह रहा है प्रजनन पौधे और जंतु दोनों में होता है, परंतु दोनों में से उसके तरीके भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है। आगे आपका है अगला आपका चैप्टर 10 है, ठीक है। चैप्टर आपका 10 है गति एवं दूरियों के मापन। चलिए देखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लंबाई का ऐसा मात्रक कौन सा है। आपको पता होगा लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। समस्त संसार के वैज्ञानिकों द्वारा एक समान मापन के लिए मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार किया गया है। आजकल जिस मानक मात्रक प्रणाली का उपयोग करते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं, यानी एसआई मात्रक कहते हैं। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। सिंपल तो है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। देखते हैं। पहला आपका है वाहन, जो गाड़ी चलते हैं सरल रेखीय चलते हैं, रेक्टेंगुलर मोशन, बिल्कुल सही है। पंखा पीरियोडिक मोशन नहीं, पंखा जो घूमते हैं आप देखेंगे ये क्या था, सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, ठीक है। पंखा जो है क्या करते हैं, ये आपका जो है सर्कुलर मोशन हो जाएगा। तो पंखा यहाँ लिखा है पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ये आपका पंखा नहीं होगा पीरियोडिक मोशन। झूला जो है ना, झूला आपका होगा पीरियोडिक मोशन, क्योंकि एक समय के अंतराल पर वो क्या करते हैं, वापस वहीं पर आ जाते हैं, ठीक है। तो झूला जो है ये आपका पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। लेकिन पंखा जो है ये आपका सर्कुलर मोशन का उदाहरण है, ना कि पीरियोडिक मोशन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उल्टा दिया गया है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे मैच कर देंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। लेकिन दोनों 2 और 3 क्या है आपका गलत है, ठीक है। 2 और 3 क्या है आपका गलत है और 1 आपका सही है। ध्यान रखिएगा। पंखा जो किसका, ये आपका उदाहरण है सर्कुलर मोशन का उदाहरण है। और जब आपका झूला है, झूला क्या है, ये आपका एक पीरियोडिक मोशन का उदाहरण, क्योंकि ये एक समय के बाद अंतराल में क्या होता है, वापस वहीं आ जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आपका होगा, करा कि कौन सा सही सुमेलित है। तो केवल आपका 1 सही सुमेलित है, बाकी दोनों क्या है, गलत सुमेलित है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं व्याख्या। वाहनों की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। जब वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं, यानी जो एक दिशा में गति करता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं, ठीक है। अगला है कि जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की स्थिति नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, तो इस प्रकार गति को हम क्या कहते हैं, वर्तुलित गति कहते हैं, ठीक है। जैसे पंखा, घड़ी की सुई, कुम्हार के चाक, ये सब क्या है, ये सर्कुलर मोशन का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। अगला है कि ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है उसे बोलते हैं आवर्ती गति, यानी पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये है पेंडुलम है, ये क्या है,
पेंडुलम क्या करते हैं, ये आप देखे होंगे ऐसे ऐसे आपका क्या करते हैं, ये रिपीट करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका पीरियोडिक मोशन का क्या उदाहरण है, ठीक है। आगे आपका है कि पार्कों में लगे हुए समान झूले, घड़ी के पेंडुलम, गिटार के तार, ढोल आदि क्या है, तो आवर्ती गति का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका है कि 1790 में फ्रांसीसी ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगला है कि 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे सेंटीमीटर कहते हैं, ये भी सही है। आप पढ़े होंगे ना कि क्या होता है 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर होता है, ठीक है। ये आपका ये भी सही है। अगला आपका है कि 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होता है, गलत है। थर्ड आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन क्या करेगा, कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल थर्ड आपका क्या है, गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। सॉरी, शोरगुल आपका ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आज हम आपको यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे आपका कल से इससे आपको पहले क्लास करवाएं, ठीक है, जिससे आपका शोरगुल कम हो, ठीक है। तो आपको अगले क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर आपका 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज हम आपको चैप्टर मतलब 6 से लेकर 10 तक आपको क्लास करवाए हैं, ठीक है। और उससे पहले आपको पहला क्लास में हम चैप्टर 1 से लेकर 5 तक किए थे, और आज के क्लास में चैप्टर नंबर 6 से लेकर हम चैप्टर नंबर 10 तक किए हैं। आपका अगले क्लास में फिर हम 5 चैप्टर को एक साथ हल करेंगे, यानी चैप्टर नंबर 11 से आपको आगे हम हल करेंगे। और अभी तक आपको बता दें कि क्लास 6 का ही आपका चैप्टर चल रहा है, ठीक है, क्लास 6 का ही चैप्टर चल रहा है। तो इसी तरह से आपको सभी क्लास के आपको सभी चैप्टर वाइज आपको साइंस के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो 6 से लेकर 12 तक आपका यदि साइंस को आपको रिवाइज करना है और एनसीईआरटी को एक तरह से आपको बनाना है, तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। छोटा क्लास करवाते हैं इसीलिए क्योंकि आप डेली क्लास को देख सकें, ठीक है, डेली क्लास कर सके, इसलिए मेरा क्लास छोटा रहता है, ठीक है। तो क्लास को देखिए, आपके एग्जाम में बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इस क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।